नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 7 अक्टूबर का ये दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास है। आज मोदी ने एक खास बात लिखी। मोदी ने आज एक खास वीडियो शेयर किया। आज नरेंद्र मोदी को शासन चलाने का 23 साल का अनुभव पूरा हो गया। ऐसा अनुभव भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के पास नहीं था, नेहरू को भी नहीं और इंदिरा गांधी को भी नहीं। कल 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। जो लोग कल का इलेक्शन रिजल्ट देखने के बाद सीधे मोदी को टारगेट करने लगेंगे, जो लोग कल का रिजल्ट देखकर नरेंद्र मोदी को छोटा बताने लगेंगे, उनको मोदी का 23 साल का पूरा रिकॉर्ड देखना चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। નરેન્દ્ર દામોદર દાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दुनिया कहती है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शासक के रूप में 23 साल पूरे किए हैं। खुद मोदी कहते हैं कि उन्होंने सेवक के रूप में 23 साल पूरे किए हैं। मोदी अगर शासक बनकर आते तो लंबे नहीं टिक पाते। मोदी सेवक बनकर आए, इसीलिए लंबी पारी खेल रहे हैं। 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी की इनिंग शुरू हुई थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि 23 साल बाद मोदी प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे लंबी इनिंग खेल रहे होंगे। मोदी ने यहां से भी 23 साल आगे की सोची है। आज से 23 साल बाद 2047 आएगा। मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये वीडियो शेयर किया। ये वीडियो भी खास है। इस वीडियो में सुनाई दे रहा गीत भी खास है और वीडियो शेयर करने की तारीख भी खास है। प्रधानमंत्री के हैंडल से शेयर किया गया ये वीडियो एक गरबा नृत्य है। जिस गीत पर यह नृत्य किया जा रहा है उसे नरेंद्र मोदी ने लिखा है और जिस तारीख यानी 7 अक्टूबर को यह वीडियो शेयर किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। 23 साल पहले इसी तारीख को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली शपथ ली थी। संविधान प्रत्ये હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। जो लोग कहते हैं कि सियासत में सपने सच नहीं होते, उनको कुछ चीजें बहुत गौर से देखनी चाहिए। सपने सच होते हैं, यह पिछले 23 साल में साबित हुआ है। आज भी मोदी के सपने वही हैं जो उन्होंने 23 साल पहले देखे थे। अंतर बस ये आया है कि मुख्यमंत्री के रूप में जिन सपनों का दायरा छोटा था, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने उनका दायरा बड़ा कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी प्रधानमंत्री पर छींटाकशी करने से आगे बढ़ ही नहीं पाती। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब तक लोकसभा चुनाव के मूड से बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी,
अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो सीधे सियासत के मैदान में जंप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की एज नाप रहे हैं। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। ऐसे समय में भी मोदी 2047 का रास्ता बना रहे हैं। आज हम 2047 की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे 2001 से 2024 की। पिछले 23 साल में मोदी ने अपनी रेंज कैसे बढ़ाई, अपने काम का दायरा कैसे बड़ा किया, ये देखते हैं। गांधी जयंती पर नरेंद्र मोदी को झाड़ू लगाते हुए आपने भी देखा होगा। सच अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान। संभव है कि आप भी ऐसे किसी प्रोग्राम में शरीक हुए होंगे। आप नहीं तो आपका बच्चा अपने स्कूल में ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बना होगा। साफ सफाई कर लो, जीवन सरल बना लो तुम। प्रधानमंत्री ने 2014 में काशी के 80 घाट पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने निर्मल गुजरात इनिशिएटिव शुरू किया था। निर्मल गुजरात इनिशिएटिव से मोदी ने गुजरात को खुले में शौच से मुक्त किया। पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने 2019 में हासिल किया। गुजरात के सीएम के रूप में मोदी 11 करोड़ शौचालय नहीं बनवा सकते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने यह काम कर लिया। सोच वही थी, मोदी ने कैनवास बड़ा कर लिया। जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने जल मंदिर इनिशिएटिव शुरू किया था। इसके तहत 1200 वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित किया गया। मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसका दायरा बढ़ाकर इसे मिशन अमृत सरोवर कर दिया गया। इसके तहत हर ग्रामीण जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। सीएम के रूप में मोदी ने गुजरात के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए ज्योतिग्राम योजना चलाई, तो पीएम के रूप में मोदी ने देश के सभी गांवों को रोशन करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू कर दी। योजनाओं का फलक बड़ा कैसे होता है, मोदी कैनवास को बड़ा कैसे कर देते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल और देखिए। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने गरीब परिवारों की गर्भवती माओं के लिए चिरंजीवी योजना चलाई। मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश भर की गरीब गर्भवती माओं के लिए मोदी ने पीएम मातृत्व वंदन योजना लॉन्च कर दी। गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ने कन्या केलवणी योजना चलाई। मोदी पीएम बने तो देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च हुई। हमने कन्या केलवणी अभियान गुजरात में हर जून महीने में चलाते थे। स्टेट लेवल पर राजनीति में और प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। गुजरात में स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था के बारे में हम सबको पता है। મહિલાઓના નામે આ ઘરની ફાળવણી થઈ રહી છે। मोदी की फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री अब तक गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनवा चुके हैं। इन घरों की चाबी देने में मोदी महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री और 3 करोड़ पक्के मकान बनवाने वाले हैं। 7 करोड़ पक्के सरकारी घरों में जो 7 करोड़ परिवार रहेंगे, वो वोट देते समय घर बनवाने वाले के बारे में जरूर सोचेंगे। खैर, वोटों का हिसाब किताब फिर कभी। आज इस योजना के पीछे क्या है, ये देखते हैं। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री गृह योजना चलाई थी। MMGY योजना का लक्ष्य गुजरात के शहरों को स्लम फ्री बनाना, EWS और लोअर इनकम ग्रुप के परिवारों के लिए पक्के मकान बनवाना था। मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इसी योजना का विस्तार किया और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY लॉन्च की। जब मां सुखी होती है तो परिवार सुखी होता है। जब परिवार सुखी होता है
तो समाज सुखी होता है, और समाज सुखी होता है तो देश सुखी होता है। मेरे भाइयों, यही सही विकास है। इसी विकास के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। मोदी की एक और फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आमतौर पर आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है। हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली इस योजना के बारे में भी मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ही सोच लिया था। गुजरात में मोदी ने 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम योजना चलाई थी। 2018 में मोदी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। वाइब्रेंट गुजरात का शो याद कीजिए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो मेगा इंटरनेशनल इवेंट होता था। वाइब्रेंट गुजरात के जरिए ही मोदी गुजरात के लिए इन्वेस्टमेंट लाते थे। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो मेक इन इंडिया में उसी वाइब्रेंट गुजरात को रिप्लिकेट किया। चीफ मिनिस्टर मोदी जिस गोल के साथ वाइब्रेंट गुजरात करते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी गोल के साथ मेक इन इंडिया शुरू किया। ठीक इसी तरह साबरमती नदी को साफ करने के लिए चलाया गया मिशन बाद में नमामि गंगे बन गया। आइडिया सेम है। मोदी ने नेशनल लेवल पर उसका विस्तार किया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मोदी ने सीएम रहते हुए खेल महाकुंभ शुरू कराए थे। मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसे खेलो इंडिया में बदल दिया। मोदी के कई सियासी शत्रु आपसे ये कहते मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो चुनाव को ध्यान में रखकर करते हैं, लेकिन कोई जरा ये बताए कि नदियों को साफ करने में या इन्वेस्टमेंट लाने से या खेलों को बढ़ावा देने से भला वोट कैसे बढ़ते हैं, और अगर इनसे वोट बढ़ते हैं तो मोदी के सियासी शत्रु अपने अपने राज्यों में ऐसे काम क्यों नहीं करते? आज हर देशवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। इसलिए हमारी सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। दूसरी ओर कांग्रेस और महाआघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं। महाआघाड़ी वालों को विकास के कामों को सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना ही आता है। अब मोदी की एक और वोट खींचू योजना के बारे में बताते हैं। किसान मोदी के लिए सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला फ्रंट। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एक समय मोदी से नाराज हुए। उन्होंने मोदी के खिलाफ आंदोलन भी किया। मोदी ने 3 कृषि कानून वापस भी लिए, मगर मोदी ने किसी भी किसान को सम्मान निधि देना बंद नहीं किया। मोदी सरकार 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को साल में 6-6 हजार रुपए देती है। मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की थी। उससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने 2005 में ही कृषि महोत्सव शुरू किया था। गुजरात में मोदी ने सुजलाम सुफलाम योजना चलाई तो केंद्र में आने पर जल शक्ति अभियान शुरू किया। गुजरात के किसानों की मदद के लिए मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया था। इससे गुजरात के जो किसान साल में 1-2 फसल लेते थे, वही किसान साल में 3 से 4 फसलें लेने लगे। मोदी पीएम बने तो सभी राज्यों के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाने लगा। सोलर एनर्जी को मोनेटाइज करने का पहला प्लान 2010 में गुजरात में ही लॉन्च हुआ था। सोलर एनर्जी के लिए कंपनियां गुजरात के लोगों को प्रति यूनिट 3 रुपए का पेमेंट करती थी। 2024 में मोदी ने इसे पीएम सूर्यघर बिजली योजना के नाम से नेशनल लेवल पर लॉन्च किया। मोदी ने ई गवर्नेंस का पहला पायलट प्रोजेक्ट भी गुजरात में चलाया था। सीएम रहते हुए मोदी ने ई ग्राम विश्वग्राम प्रोजेक्ट चलाया। पीएम बनकर मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। पूरे देश में 30 मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। सबके दिल में कहीं न कहीं एक अरमान होता है कि वो सियासत में आगे बढ़ें, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनकर देश संभालें। लेकिन हर मुख्यमंत्री वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता जो नरेंद्र मोदी ने कर लिया है।
हर मुख्यमंत्री उस विजन के साथ नहीं चलता जिस विजन से मोदी ने अपना सेवा धर्म शुरू किया था। इन्होंने जिस किसी राज्य में सरकार बनाई उसे भी तबाह किया। यही नहीं, इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड के हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। सियासत पर नजर रखने वाले लोगों की निगाह अभी 2 राज्यों के चुनाव पर टिकी है। हर कोई हरियाणा और जम्मू कश्मीर की ओर देख रहा है। अगर मोदी को यहां झटका लग गया तो इसे जोर जोर से बताया जाएगा, लेकिन इस वक्त भी मोदी क्या क्या कर रहे हैं इसका तफसील से ब्यौरा दूसरा कोई नहीं बताएगा। 7 अक्टूबर की एक और तारीख है। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख से पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण ही बदल गए। अब तक सिर्फ गाजा पट्टी में ही 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 96,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2.5 लाख इमारतें तबाह हैं। इजराइल ने हजारों टन बारूद से पहले गाजा बर्बाद किया, अब बैरूत को तबाह करने पर तुला है। इजराइल के भी 728 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल पर 26,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल के हमले हो चुके हैं और ये सब 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ। अगर उस दिन हमास के आतंकवादी इजराइल में घुसकर ये हैवानियत नहीं करते तो इतने लोगों की जान भी नहीं जाती। अभी भी ये गिनती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 8 अक्टूबर से युद्ध और ज्यादा भीषण होने वाला है। दुनिया इसीलिए चिंतित है। इस रिपोर्ट से समझिए। पिछले 1 साल में गाजा पट्टी में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 96,000 से ज्यादा घायल हुए। गाजा में 2,50,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। इजराइल के भी 728 सैनिक मारे गए, 4,576 घायल हुए। लेकिन इस 1 साल में क्या हासिल हुआ? सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगी, सिर्फ तबाही ही दिखी, सिर्फ मौत आई, अपने साथ तबाही लाई। एक साल से चले आ रहे मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा? क्या इस 1 साल में इजराइल मजबूत बनकर उभर पाया? क्या 1 साल में इजराइल अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर पाया? क्या इस 1 साल में हमास पूरी तरह से बर्बाद हो पाया? इस 1 साल में हिजबुल्लाह कितना तबाह हो पाया? क्या ईरान और मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि इस 1 साल के युद्ध का हासिल क्या है? युद्ध रुकने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 1949 से जब से इजराइल देश बना है, तब से यहूदियों और अरबों के बीच की यह सबसे लंबी लड़ाई है। पिछले 12 महीनों में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत बड़ी त्रासदी देखी है। गाजा पट्टी सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट बन चुकी है। पिछले 1 साल में गाजा पट्टी को इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। गाजा पट्टी तबाह हो गई है। गाजा दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर तो था ही, लेकिन फिर भी इस शहर में आबादी के घनत्व के अलावा वो सब कुछ था जो होना चाहिए, यानी स्कूल, हॉस्पिटल, रिहायशी बस्तियां, रेस्टोरेंट। लेकिन देखिए 1 साल में इजराइल ने इसका क्या हाल कर दिया। बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया। गाजा पट्टी इस वक्त मलबे का ढेर है। इजराइल के बम धमाकों में जो इमारतें तबाह हुई हैं, उन्हीं में लोगों ने अपना आशियाना बनाया हुआ है। शहर की कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बची जो सही सलामत हो, जहां डैमेज ना हुआ हो। यह खान यूनुस का एरिया है, जहां हर तरफ
सिर्फ टूटी हुई इमारतें हैं। लोग उन्हीं में रह रहे हैं। गाजा में कुछ नहीं बचा, न सड़क है, न इमारतें हैं, न हॉस्पिटल है, न स्कूल, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। गाजा को इजराइल के आक्रोश का शिकार होना पड़ा है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले इसी गाजा पट्टी से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर उसके इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ था। सुबह सुबह का वक्त था। साउथ इजराइल में गाजा पट्टी से लगे इलाकों में हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो दीवार बनाई हुई थी उसे तोड़ा और हजारों की संख्या में हमास के आतंकवादी इजराइल में दाखिल हो गए। इजरायली अपने घरों में सोए हुए थे। हमास के आतंकवादियों ने वो कहर बरपाया कि किसी को उबरने का मौका ही नहीं मिला। इजरायली बस्तियों में घुसकर हमास के आतंकियों ने घर में सो रहे लोगों को टॉर्चर करके मारा, उनके वीडियो बनाए, दुनिया में वायरल कराए। इजराइल की सड़कों पर हमास के आतंकवादियों का कब्जा था। जो लोग सड़कों पर जा रहे थे उन पर ये आतंकवादी खुलेआम फायरिंग कर रहे थे। रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहे थे। सैकड़ों लोगों को आतंकवादी अपने साथ किडनैप करके गाजा पट्टी ले गए। आतंकियों ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या लड़के, क्या लड़कियां, छोटे बच्चे, महिलाएं, सबको आतंकी किडनैप करके गाजा पट्टी ले गए। आतंकियों की हैवानियत यह थी कि उन्होंने जिन लोगों की हत्या की थी उनकी भी लाश उठाकर गाजा पट्टी ले गए। आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी साउथ इजराइल में हो रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल में, जिसका नाम था नोवा म्यूजिक फेस्टिवल। यहां रात भर सैकड़ों युवा पार्टी कर रहे थे। सिर्फ इजराइल के ही नहीं बल्कि और भी देशों के युवा इस नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद थे। पार्टी सुबह तक चली, लेकिन सुबह ठीक 6:30 बजे हमास के आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया। आतंकवादी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बहुत से मारे गए। कुछ युवा बचने के लिए कारों के पीछे छिपे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें खोज खोज कर मारा। इस फेस्टिवल में हमास के आतंकवादियों ने 400 से ज्यादा लोगों को मारा था। यहीं से अपने साथ बहुत से लोगों को किडनैप करके गाजा पट्टी भी लेकर गए। आज इस हमले के 1 साल पूरा होने पर इसी फेस्टिवल वाली जगह पर एक और फेस्टिवल हुआ। यह एक मेमोरियल था। हमास और उसके जैसे आतंकवादी संगठनों को इजराइल का मैसेज था कि वो इजराइल के स्पिरिट को नहीं तोड़ सकते हैं। करीब 300 परिवारों के लोग यहां जमा हुए, अपने लोगों को याद किया। ये तमाम वो लोग थे जो 7 अक्टूबर को यहां म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे थे। जो गाने 1 साल पहले नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में बजे थे, वही गाने आज फिर से प्ले किए गए।
उन लोगों की याद में जो 1 साल पहले यहां मारे गए। इजराइल के राष्ट्रपति भी इन पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। फ्रांस के विदेश मंत्री भी खास तौर पर आज के दिन के लिए इजराइल पहुंचे थे। वो भी इस म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए लोगों को याद करने के लिए एक मेमोरियल सर्विस में आए, क्योंकि यहां मारी गई एक लड़की फ्रांस की भी थी। I came here to express France's solidarity, fraternity with the families of the victims of the terrorist attack of last year's 7th of October, and to express our condolences, to express our support to the Israelis, and to convey the message that we will always work, France will always work for this sort of tragedy never to happen again. 1 साल के बाद भी इस हमले की एक एक याद ताजा है। ऐसा हॉरर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इजराइल की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 की एक अनसीन फुटेज जारी की गई है, जिसमें हमास के आतंकियों से इजरायली सैनिकों की सीधी लड़ाई दिख रही है। ये किबुत्स रीम की तस्वीरें हैं, जहां आतंकी घुसे होने की सूचना पर आईडीएफ पहुंची। तस्वीरें ड्रोन से ली जा रही थी, तभी एक आतंकी ने ड्रोन पर गोली चला दी। इसी बीच इजराइल की बॉर्डर पुलिस भी यहां आ गई थी। पूरी दुनिया आतंकी ऐसी तस्वीरें देखकर दंग थी, सहमी हुई थी, लेकिन बहुत से सवाल इजराइल पर और उसके सुरक्षा तंत्र पर भी उठे थे, जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। पहला सवाल तो ये कि इजराइल की इतनी खुफिया निगरानी होने के बावजूद हमास के हजारों आतंकी कैसे दाखिल हो गए? गाजा की निगरानी के लिए लगे कुछ उपकरण उस दिन काम क्यों नहीं कर रहे थे? हमले की खुफिया जानकारी और चेतावनियां मिलने के बाद भी इनसे निपटने के लिए और अधिक कदम क्यों नहीं उठाए गए थे? बॉर्डर के करीब बनी सैनिक चौकियों में हथियारबंद सैनिकों की तादाद कम क्यों थी? हमले के शिकार सैनिकों की मदद के लिए और सैनिक टुकड़ियां भेजने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा था? ऐसे एक नहीं, बहुत से सवाल हैं जिनके इजराइल को जवाब देने हैं, और 1 साल बाद भी इजराइल जवाब नहीं दे पाया है। हमलों के बाद जब इजराइल उबरा तो तुरंत गाजा पर कार्रवाई शुरू कर दी। उसी दिन गाजा पट्टी में इजराइल ने विस्फोट करने शुरू कर दिए। इजराइल ये ठान चुका था कि वो हमास को बर्बाद करेगा। इजराइल ने पहले तो गाजा में खूब एयर स्ट्राइक्स की, फिर जब लगा कि अब सीधे जमीनी हमला करना होगा तो इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया। एक साल बाद इजराइल ने हमास का मिलिट्री ढांचा तो खत्म किया, उसकी सुरंगों के जाल को भी नष्ट कर दिया है, लेकिन हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ गाजा पट्टी में ही आईडीएफ ने 17,000 हमास और दूसरे आतंकी संगठनों के सदस्यों को मारा है। 7 अक्टूबर को 1,000 आतंकवादियों को इजराइल के अंदर मारा था। आईडीएफ का कहना है कि उसने हमास के 8 ब्रिगेड कमांडर मारे हैं और 30 बटालियन कमांडर भी मारे गए हैं। इसके अलावा हमास के 165 कंपनी कमांडर भी गाजा में घुसकर मारे हैं। गाजा पट्टी में 40,300 टारगेट्स को आईडीएफ ने हिट किया है। 47,000 सुरंगें पकड़ी हैं। सवाल उन बंधकों का है जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इन बंधकों को छुड़वाने के लिए लगातार इजराइल के साथ डील भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। 1 साल हो गया, लेकिन ये बंधक घर वापस नहीं आए। हमास के आतंकी अपने साथ 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गए। कुछ बंधकों को इजराइल छुड़वाने में कामयाब रहा है। यह कहा जा रहा है कि 100 के करीब बंधक पिछले 1 साल में मारे गए हैं, जबकि 100 ही अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल कह रहा है कि वो इन बंधकों को छुड़वाने के लिए प्रतिबद्ध है। We know that half of the hostages are still alive, and we want them back home. And Israel said yes 3 times to Biden's proposal to a hostage deal, and we expect the international community to put all its pressure on Hamas, on the leadership, on the people that influence Hamas, because it's time for them to be home. Israel has 0 war aims. We just want our people to be safe and secure in their homes. And something that we couldn't make at the 7th of October, as you know, people felt they lost their security. And this is the first obligation of every government, to make sure the people will feel safe in their bedrooms. इस 1 साल के युद्ध ने
मिडिल ईस्ट के समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। हमले के तुरंत बाद हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूद गया था। हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करता है और इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इजराइल ने भी अब हिजबुल्लाह पर अटैक शुरू कर दिया है। पहले हिजबुल्लाह के हेड नसरुल्लाह को उसी के हेडक्वार्टर में उड़ा दिया और अब इजराइल ने साउथ लेबनान पर ग्राउंड अटैक भी शुरू कर दिया है। साउथ लेबनान को इसलिए चुना क्योंकि यही वो इलाका है जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। इजराइल दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह भी उनके ऊपर 7 अक्टूबर जैसा हमला प्लान कर रहा था और इससे पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को बर्बाद करना शुरू कर दिया। Hezbollah has openly declared that it has a plan to carry out its own October 7th massacre, its own October 7th massacre on Israel's northern border, but even in a larger scale. They call this plan Conquer the Galilee. Hezbollah has been planning to do this in northern Israel. What Hamas did in southern Israel on October 7th, invade Israel, infiltrate civilian communities, and massacre innocent civilians. The Israel Defense Forces will not let it happen. Hezbollah is dragging the state of Lebanon and the entire region into a wider escalation. Israel does not seek a wider escalation. We seek two things, two simple things: to bring our hostages home for almost a year in Hamas captivity in all means, and to make sure that our borders are safe and secure for our citizens. इजराइल हिजबुल्लाह की बर्बादी की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है और अब इजराइल के निशाने पर लेबनान की राजधानी बेरूत शहर है, जहां कल रात भी इजराइल ने खूब बम धमाके किए। आसमान से ऐसा बारूद बरसाया कि बेरूत का आसमान रात को ही लाल हो उठा। खुद नेतन्याहू अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार उनके मिलिट्री बेस पर पहुंचे हुए हैं। जब तक गाजा में ऑपरेशन चल रहा था, नेतन्याहू वहां भी जाते थे। अब अपने नॉर्दर्न बॉर्डर भी पहुंचे हुए हैं। אני נמצא פה ביחד עם חיילי צה"ל בגבול הצפון. כמה מטרים מכאן נמצאים חבריהם מעבר לגבול, מפרקים את תשתיות הטרור שחיזבאללה הכין כדי לתקוף את יישובינו. לפני שנה אנחנו ספגנו מכה איומה, וב-12 החודשים שעברו אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. इजराइल पर हो रहे इन अटैक्स के पीछे ईरान है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सब ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं। लेकिन पिछले 1 साल में ये बदला है कि ईरान अब खुलेआम इजराइल पर खुद हमला कर रहा है। पिछले हफ्ते ही ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइलें दागी। जब से युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से 26,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला हो चुका है, जिनमें 13,200 रॉकेट गाजा से फायर किए गए। इनमें से 5,000 रॉकेट तो सिर्फ 7 अक्टूबर को ही फायर किए गए थे। 12,400 रॉकेट लेबनान से दागे गए, 60 सीरिया से, 180 यमन से और 400 ईरान से दागे गए। All options on the table now. The Prime Minister said it very clearly that he won't allow this type of threat to continue. Iran has a very strategic plan about how it wants to destroy Israel. It created this ring of fire around us through its proxies, and at 14th of April and last Tuesday, they were attacking Israel direct. As I said, 300 UAVs and ballistic missiles. We're speaking about the 180 missiles. This type of things, Iran did a mistake, and Iran will pay for this mistake. We're saying that loud and clear, and we're saying to our allies, if you want to prevent from Iran to be that aggressive, you need to join us fighting them by proscribing the IRGC because it's acting and behaving like a terror organization, and at the same time to impose more sanctions on the Iranian regime.